one and all. Today I am going to explain Biographia Literaria by S.T. Coleridge. So I'd like to introduce you with the work, some initial introduction. This will be a bilingual lecture for the better understanding of my students. So the full title of Biographia Literaria is Biographical Sketches of My Literary Life and Opinion. इसका पूरा जो टाइटल है वो बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन है. इट हैज़ 23 चैप्टर्स एंड इन 2 वॉल्यूम्स. तो 23 चैप्टर्स हो गए और 2 वॉल्यूम्स में है और ये पब्लिश हुआ था 1817 में. और इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक. इसके बारे में बड़ा मशहूर है कि ये जो है 1817 में पब्लिश हुआ, मगर ये लिखा जा चुका था 2.5 साल पहले. बट कोलरिज ने इसे इसलिए लिखा था कि मतलब ये बायोग्राफिया लिटरेरिया इन्होंने एक प्रीफेस की तरह लिखने की कोशिश की कि जैसे लिरिकल बैलेड का प्रीफेस लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, तो उसी तरह से इसको लिखने की कोशिश की थी इन्होंने. सिबिलीन लीव्स करके एक वर्ड था इनका, सिबिलीन लीव्स, उसके प्रीफेस की तरह लिखने की कोशिश की थी इसको. बट ये वर्क इतना, जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो इन्हें पता चला कि ये वर्क कुछ इतना अच्छा है, एलैबोरेटेड फॉर्म में है, तो इन्होंने इसको एक पूरा वर्क ही बना दिया. और जब इसे पब्लिश होने के लिए दिया तो वो उतना कंटेंट नहीं था. फिर इसमें और कंटेंट ऐड हुए. तो पहले तो इन्होंने वर्ड्सवर्थ की थोड़ी तारीफ़ करके इस वर्क को लिखा, लेकिन जब इसमें कंटेंट की कमी भी आने लग गई और कंटेंट और चाहिए था तो उन्होंने फिर इसमें एडिशंस किए चीज़ों के. तो फिर इन्होंने रेफरेंस वो डाल दिए, कुछ पोइट्री को भी पढ़ा, उसका साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल ओपिनियन दिया, रिलीजियस इंस्टेंसेस इसमें ऐड किए. तो ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ना, ये ऑटोबायोग्राफिकल बुक है और एक मेडिटेटिव नैरेटिव है. ये वर्ड याद रखिएगा, मेडिटेटिव नैरेटिव. मेडिटेटिव नैरेटिव मतलब इट इज़ नॉट अ लीनियर नरेशन. मतलब इसका ये नहीं है कि ये बात करता है किसी एक चीज़ के बारे में और एक लाइन से चलता है कि बचपन के बारे में बात की और फिर बड़े होने के बारे में बात की और किसी एक्सपीरियंस को फिर बड़े, मतलब एक लाइन में नहीं चलता है. ये मेडिटेटिव है. जैसे जैसा वो सोच रहे, जैसा जैसा उनका ओपिनियन बनता जा रहा, आइडियाज़ हैं वही ऐड होते जा रहे हैं. जैसे उनके फिलोसफिकल आइडियाज़, उनके अदर ओपिनियन और उनके रिलीजियस इंस्टेंसेस इसमें ज्वाइन होते जा रहे हैं. तो ये एक नॉन मैथमेटिकल वे में ऐड होते जा रहे हैं. तो इनके इस वर्क के लिए कहा जाता है कि इट इज़ अ नैरेटिव, मेडिटेटिव नैरेटिव एंड इट इज़ समथिंग अबाउट इंस्टेंसेस एंड फिलोसफी एंड ओपिनियंस. तो इसमें जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये वर्क अच्छा है या बुरा. इन्होंने किसी भी वर्क का जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है वो ये किया है कि उसको पढ़ा है और इनका क्या उसके बारे में साइकोलॉजिकल ओपिनियन है, क्या उस वर्क का फिलोसफिकल ओपिनियन है, क्या रिलीजियस इंस्टेंसेस हैं, उसके बारे में बात की है इस वर्क में. तो इसलिए अगर ये अपनी कोई ओपिनियन दे भी रहे हैं, अगर मान लीजिए वर्ड्सवर्थ के बारे में, पहले तो इन्होंने खुद ही बताया कि जो लैंग्वेज के बारे में बात की, तो भी मैं फर्दर इसको डिटेल में बात करूँगी. लेकिन अगर इन्होंने खुद ही बात की थी बायोग्राफी लिरिकल बैलेड में प्रीफेस में कि लैंग्वेज जो है वो कॉमन मैन की होनी चाहिए, और फिर इन्होंने खुद ही उसको रिजेक्ट किया, तो ये एक कारण बना थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट का और वर्ड्सवर्थ के और कोलरिज के बीच में. तो इसको मैं थोड़ा सा आपको लीनियर वे में बताती हूँ कि कैसे कैसे ये जा रहा है, जबकि ये मेडिटेटिव नरेशन है, लेकिन मैं इसको अब थोड़ा सा आपको लाइन वाइज बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या है. तो अब आप ये समझ लीजिए कि इनका एक ये कोशिश तो कर रहे थे इसको एक शॉर्ट प्रीफेस की तरह लिखने के लिए अपने कलेक्शन ऑफ पोएम्स. इनका एक कलेक्शन ऑफ पोएम था जिसका नाम था सिबिलीन लीव्स, 1817 में. उसके लिए लिखने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे कि प्रीफेस लिखा था लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन इनका वर्क इतना एलैबोरेटेड हो गया और इतना अच्छा सा आने लग गया कि इन्होंने इसको एक अलग वर्क ही बना दिया. इसका नाम इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया रखा और इसका फुल टाइटल है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस. अब इसमें वर्ड में टाइटल में ही ओपिनियंस आ रहा है. इसका मतलब यहाँ से याद रखिएगा कि इट इज़ अबाउट ओपिनियंस, इट इज़ अबाउट द फिलोसफीज एंड इट इज़ अबाउट द रिलीजियस इंस्टेंसेस विच एस.टी. कोलरिज फील और फेल्ट एट दैट टाइम. तो फिर अब आपका बताऊँ इसमें कि क्या है. अच्छा, एक बात छोटी सी और जानने वाली बात है कि जो प्रीफेस जो लिरिकल बैलेड है उसके बारे में कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने वो नहीं लिखा. एक्चुअली वो एस.टी. कोलरिज के नोट्स थे जो कि वो लिखना चाहते थे लिरिकल बैलेड के लिए. फिर उन्हें वो बात थोड़ी ज़्यादा समझ में आई, क्योंकि आपको पता है कि वो थोड़ा सा ओपियम लेते थे और दवाओं के उसमें रहते थे, इफेक्ट में रहते थे, उन्हें पेन होता था. तो उन्होंने इस चीज़ को फिर ज़्यादा, और वो कंसिस्टेंट नहीं थे, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे ज़्यादा अपने किसी भी वर्क या किसी भी आइडिया को.
तो उन्होंने अपने नोट्स वर्dsworth को दे दिए और वर्dsworth ने फिर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा था। तो ये थोड़ा सा इसलिए मैं वर्dsworth आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये एक तरह से उसी की बात को रिजेक्ट करेगा आगे। तो उन्होंने लिख दिया था और वर्dsworth ने भी अपने वर्क में कहा है कि मैंने ये जो प्रीफेस है ये कोलरिज के कहने पे लिखा है। तो अब ये कोलरिज क्या कर रहे हैं, अब कोलरिज वर्dsworth को रिजेक्ट करेंगे, उनकी कई बातों को, कई डेफिनेशंस को, कई आइडियाज़ को रिजेक्ट करेंगे अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरियम। जैसे आप समझ लीजिए एक रिएक्शन होगा, एक एक्शन जो है वो है लिरिकल बैलेड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, और उसका रिएक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि उन्होंने किन किन बातों को रिजेक्ट किया। तो पहला इंस्टेंस जिस बात पर उन्होंने रिजेक्ट किया है वो ये है व्यूज़ ओवर लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री। तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो होगा आपका व्यूज़ ओवर द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री। तो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं वर्dsworth को कि अकॉर्डिंग टू वर्dsworth लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, यानी कन्वर्जेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीफेस में बताया है, एक ऑडियो बना रखा है मैंने, वो पढ़ सुन लीजिएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू कोलरिज जो लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री है इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल ऑफ हाई स्टैंडर्ड। इन्होंने कहा कि जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज है उस तरह की नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज जो पोइट्री की होनी चाहिए वो नॉट ऑफ कॉमन पीपल बट ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज होनी चाहिए, आर्टिस्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच होने चाहिए उसमें, और टेक्निकल लैंग्वेज होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल लेमेंस लैंग्वेज होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल कॉमनर्स की लैंग्वेज चाहिए। शुड ऑलवेज हैव सम एलीट इन्फ्लुएंसेस। और उसमें उन्होंने कहा कि मतलब लैंग्वेज को बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं करना है। और फिर उन्होंने वर्dsworth से कहा कि अगर वर्dsworth लैंग्वेज को कहते हैं कि कन्वर्जेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने खुद भी वो लैंग्वेज नहीं यूज़ की है। तो ही क्लेम दैट इवन वर्dsworth डज नॉट यूज़ दैट मोस्ट यूज़ नहीं किया, वर्dsworth ने भी नहीं यूज़ किया उनको, और प्रैक्टिस भी नहीं किया उस व्यू को जो उन्होंने खुद लिखा है। फिर अब एस.टी. कोलरिज के बारे में आप ये जानिए कि वो जर्मन आइडियलिस्ट थे। तो जर्मन आइडियलिस्ट थे तो इसका मतलब क्या हुआ, जर्मन आइडियलिस्ट मतलब जर्मन आइडियल करके एक फिलोसफिकल मूवमेंट इमर्ज हुआ था जर्मनी में, जो कि लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ था, जिसमें मोस्ट नोटेबल थिंकर्स जो थे वो फ्रेडरिक सेलिंग और फ्रेडरिक हेजल थे। तो वो जर्मन आइडियलिस्ट था और वो एस.टी. कोलरिज उस पे बात करता था। तो इसलिए अगर एस.टी. कोलरिज का कभी आपसे पूछे कि इन्फ्लुएंस किसका था, तो उनके ऊपर जर्मन आइडियलिस्ट का उनके ऊपर इफेक्ट था। फिर वो साफ वर्dsworth को रिजेक्ट करके कहते हैं कि वर्dsworth खुद कहते हैं कि जब कन्वर्जेशनल लैंग्वेज में लिखना तो वो खुद क्यों नहीं लिखते। तो एक क्लेम ये किया उन्होंने। फिर सेकेंड पॉइंट जो है वो है व्यूज़ ओवर पोइट्री। तो व्यूज़ ओवर पोइट्री में क्या है, वर्dsworth की जो पोइट्री है वो कहते हैं वर्dsworth कि इट इज़ एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ना रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्dsworth जो है वो पोइट्री को नेचुरल और अनप्लैंड बताते हैं। वो कहते हैं पोइट्री नेचुरल होती है और अनप्लैंड होती है, पोइट्री में कोई प्लानिंग नहीं होती है, मतलब इतना नेचुरल है कि एकदम से अंदर से निकल आती है, क्योंकि वो न्यू क्लासिक्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं ये बात को। लेकिन इस बात को जब फर्दर कोलरिज समझते हैं तो फिर वो ये कहते हैं नो, वो एक डिफिनेशन देते हैं जिसमें वो कहते हैं इट इज़ नेवर नेचुरल, इट इज़ आर्टिफिशियल एंड इट इज़ अ वॉलंटरी एक्ट, यानी इट इज़ अबाउट मल्टीपल रिवर्जन्स और रिविजन्स ऑफ थॉट्स एंड इज ऑफ हाई प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। वो ये कहते हैं ऐसी कूड़ा कबाड़ा नहीं है कि नेचुरली आपने चीखने या खांसने या बोलने की तरह पोएट्री को बोल दिया, नहीं। पोएट्री एक नेचुरल और अनप्लान्ड वे नहीं है, पोएट्री एक आर्टिफिशियल एंड वॉलंटरी एक्ट है। जैसे कि आपको पता है आप जब पोएट्री लिख रहे होते तो आप चीज़ को भले ही देख लो, मगर जब आप उसको रिकलेक्ट करते हो, सोचते हो, तो आपको एक एक शब्द, एक एक राइम, एक एक स्कीम, एक एक मीटर, एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड के यूसेज को, सिलेक्शन, रिजेक्शन, डेविएशन, सबको ध्यान देना पड़ता है कि आप कौन से वर्ड सेलेक्ट करोगे। फूल को किसी की सुंदरता को बताने के लिए क्या फूल का इस्तेमाल करोगे, कौन से फूल का इस्तेमाल करोगे। अब आपका किसी का चेहरा है, सुंदर है, तो आप उसके लिए आप गुलाब का फूल इस्तेमाल कर रहे हो। आप उसको, अब मान लो कोई सांवला सूरत है, किसी की सांवली सी सूरत है, तो आप उसको किसी फूल से कंपेयर करना चाहते हो, तो अब आप उसको कहोगे कि लिली लग रही है, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज लिली। तो लिली एक वाइट फ्लावर है, तो अब आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन भी देखा जाएगा कि आप कौन से वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, कौन से रिजेक्ट करेंगे।
अब आप उसको नहीं लिख सकते कि लिली जैसी ब्यूटी थी, तो फिर आप उसके लिए जीनिया कोई और फ्लावर यूज़ करेंगे, कोई और सुंदर फ्लावर यूज़ करेंगे, कोई सनफ्लावर टाइप की चीज़ यूज़ करेंगे। तो वो यही कहता है कि एक आर्टिफिशियल एक्ट है, ये वॉलंटरी एक्ट है। ऐसा नहीं है कि बस आप बैठे और अनप्लान तरीके से आपकी पोइट्री लिखी। तो यहाँ पे भी उन्होंने वर्ड्सवर्थ को अगेंस्ट हो गए, क्लेम किया। तीसरा क्या है, कोलरिज डिस्टिंग्विश हिज पोइट्री विद दैट ऑफ वर्ड्सवर्थ एज पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड 1798। इन वर्ड्सवर्थ पोएम he experimented with ordinary to make it extraordinary while he used extraordinary to ordinary। अच्छा, क्या होता है, कोलरिज कहते हैं कि मेरी पोइट्री और वर्ड्सवर्थ की पोइट्री डिफरेंट है, और इसको आप समझिए इस तरह से जो उन्होंने लिरिकल बैलेड में डाला है। कैसे? वर्ड्सवर्थ जो है ना वो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाते हैं, बट कोलरिज क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को ऑर्डिनरी वे में दिखाते हैं। और वर्ड्सवर्थ जो है ना वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ नहीं करते, सुपर नेचुरल टेक्निक का यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा फूल है, उसको उन्होंने सूरज दिखा दिया, डिवाइन दिखा दिया, उसको उन्होंने डांसिंग दिखा दिया, उसको उन्होंने एकदम डिवाइन एबिलिटीज़ में कलर कर दिया। एक सुंदर सिंपल फूल है, उसके पीछे उन्होंने उसको डिवाइन कलर्स में दिखा दिया आपको। बट कोलरिज क्या करते हैं, कोलरिज एक सुपर नेचुरल एलिमेंट को, एक रोमांटिक एलिमेंट को क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है उसको ऑर्डिनरी दिखाते हैं, उसको ऑर्डिनरी वे में दिखाते हैं। तो इनका दोनों में एक डिफरेंस ये भी याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्सवर्थ बनाते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ऑर्डिनरी कोलरिज बनाते हैं। कोलरिज का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो थोड़े सुपर नेचुरल होते हैं, थोड़े रोमांटिक सेंसुअल टाइप के होते हैं। तो कोलरिज सेज दैट हिज कैरेक्टर्स आर supernatural and romantic. He was a Germanic idealistic, and what else Coleridge has explained in his work Biographia Literaria is a term that is willing suspension of disbelief. एक और टर्म जो उन्होंने बात की जिसके बारे में, वो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा। अच्छा, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है, ये जो ना मेंशन किया गया चैप्टर 14 में, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो बड़ा सुनते हैं हम लोग, इसको बार बार सुनते हैं, लेकिन समझ में तो आता नहीं है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको डेफिनेशन वाइज भी समझाऊंगी, थोड़ा सा इसको मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी ताकि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ disbelief is mentioned in chapter 14, and this would be prompt among the reader a willing suspension of disbelief which constitute poetic faith. Willing suspension of disbelief is a term coined by Coleridge in 1817. It means suspending one's own critical faculties and believe the unbelievable or sacrifice of realism and for the sake of enjoyment. Example, watching circus, watching a horror movie, watching action movie, a hero is dead and we cry. So यहाँ पर आप देखेंगे willing suspension of disbelief क्या हुआ, जब आपको रीडर जो राइटर है वो आपको रीडर को ये बिलीव करवाना चाहे कि जो भी वो चाह रहा है बिलीव करवाना। अगर आप हॉरर मूवी देखते हैं और अगर राइटर जो बनाने वाला वही चाहता है कि आप डरे उस चीज़ से, तो आपको वो डरा देगा, ये उसकी काबिलियत है। तो Coleridge said that we all have fear and our heart is always ready to believe the things which we are make to believe. हम हमेशा डरते हैं और हमारा दिल हमेशा उस चीज़ को मानने को तैयार रहता है जो चीज़ हमें बनाई जाए, मतलब हमें बिलीव कराई जाए। तो जैसे कि अब आपने देखा कि कोरोना का एक एग्जाम्पल ले लो, कोरोना इतना था नहीं जितना कोरोना हुआ और कोरोना का डर बना। तो ये एक छोटा सा ऐसी एक मैंने कह दिया कोरोना के बारे में, लेकिन आप विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को इससे मत समझिए कि कोरोना था नहीं और हमने कोरोना समझ लिया। इससे ये समझिए कि एक अच्छा जो राइटर होता है, एक अच्छा जो ऑथर होगा, वो क्या करेगा, आपका जो फेथ है पोइट्री में जो फेथ है उसको आपको इस लेवल पे ले आएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से उसको सस्पेंड कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे और उसको कहीं पे समझ लीजिए टांग देंगे अपनी मर्ज़ी से डिसबिलीव को, और बिलीव करेंगे हर उस बात पे जो कि दिखाई जा रही है। जैसे कि आपको सर्कस, आप गए होंगे, सर्कस में आपने देखा होगा कि वो लड़की को 2 पार्टों में काट देते, आप फिर भी कहते हो कट गया है, वाकई कट गया है, लेकिन आपको पता है कि वो नहीं कटी है। अगर कट गई होती तो वो मर जाती लड़की और पुलिस में केस, आपको पता है थोड़े दिन बाद उठ के खड़ी जाएगी, मगर आप फिर भी उसको बस आश्चर्य से देखते हैं और बार बार वो शो देखने जाते हैं, लगातार वो शो और आप टिकट लेते देखने जाते हैं। या एक फिल्म है, उसमें एक हीरो है वो मर गया,
ऋतिक रोशन है या अमिताभ बच्चन है या आपका शाहरुख खान है, वो मर गया, तो अब आपको पता है कि वो नहीं मर रहा है, लेकिन आप फिर भी बार बार आखिरी में जब वो मर रहा है तो आप रो रहे हैं, जब वो मर रहा है वो आप रो रहे हैं, उनका आपको रोना आ रहा है। आप क्यों रो रहे हैं भाई? आप तो पता है ऋतिक रोशन है वो नहीं मरा है, वो लास्ट में खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप रो रहे हैं, आप एस्टॉनिश्ड फील कर रहे हैं, आप बार बार जाएंगे उस फिल्म को देखने के लिए। आपको पता है सिमरन राज के साथ नहीं भागी है, और शाहरुख खान की शादी जो है गौरी खान के साथ हुई है, और सिमरन की शादी जो है वो जो काजोल है उसकी शादी अजय देवगन के साथ हुई है, लेकिन आप फिर भी सिमरन और राज की लव स्टोरी देखना चाहते हैं बार बार। तो आप विलिंगली अपने फेथ को, अपने बिलीव को सस्पेंड करते हैं, और डिसबिलीव, जिस पे आप बिलीव नहीं करना चाहते तो उस पर बिलीव करते। तो इट इज़ द विलिंगली सस्पेंशन ऑफ योर डिसबिलीव एंड यू आर बिलीविंग वॉट एवर द राइटर इज राइटिंग और टेलिंग यू। सो अब यू कैन से इट इज़ द पावर ऑफ बिलीविंग विलिंगली टू द डिसबिलीव। ये एक वो ताकत है जिसको आप पावर है, इट इज़ वेयर द रीडर्स सस्पेंड, वो अपने ताकत को जिससे वो समझ सकते हैं क्या ये गलत हो रहा है ये सही हो रहा है, रीजनिंग पावर को कहीं पे अपने आप ही जाके टांग देते, विलिंगली डिसबिलीव को पे ऊपर को सस्पेंड कर देते कि मैं बिलीव डिसबिलीव करूँगा ही नहीं। शक्तिमान कोई नहीं है, स्पाइडरमैन कोई नहीं है, अलिफ लैला की कहानी कोई नहीं है, भूत कहीं नहीं होते, प्रेत आत्मा कहीं नहीं होती, मगर फिर भी हॉरर फिल्म्स चलती हैं, एक्शन फिल्म्स चलती हैं, सर्कस चलते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, हम विलिंगली सस्पेंड करते हैं अपने डिसबिलीव को, विलिंगली सस्पेंड करते हैं अपने डिसबिलीव को, ताकि हम चीज़ों को एंजॉय कर सके एंटरटेनमेंट के सेक के लिए। और यही पावर होता है हमारे ऑथर का, राइटर का, पोएट का, कि वो आपको विलिंगली ऐसा बिलीव करा सके। फेरी टेल्स नहीं होती हैं, तो जो एस टी कॉलेज से ना वो फेरी टेल्स वगैरह वगैरह में लिखते थे, तो फेरी टेल्स नहीं होती हैं, फेरी चीज़ नहीं होती है, निम्स नहीं होते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं देखे गए, लेकिन हम लोग बिलीव कर रहे हैं। आप कोई फिक्शन को आप समझ ही नहीं पाएंगे अगर आप अपनी रीजनिंग पावर को देते रहेंगे। तो एक एंटरटेनमेंट के सेक के लिए आपको विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव करना पड़ेगा ताकि आप एंटरटेन हो पाएँ। तो though this term is suggested that if a writer could infuse a human interest and similar truth into the fantastic tale, the reader would suspend judgments concerning the validity of the narrative. It is a sort of suspension of disbelief willingly by the audience, that is खुद अपनी मर्जी से अपना रीजनिंग पावर या अपनी बिलीविंग पावर को सस्पेंड कर देना, छोड़ के आना, बाहर रख के आना जब आप फिल्म इंडस्ट्री, जब आप मूवी हॉल में घुसते हैं, और फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। जब आप कोई कहता है ना, जब रो रहा है कोई तो कहता है अरे यार फिल्म देखो, इंजॉय करो यार, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, क्यों डर रहे हो, एंटरटेन हो यार। हम, तुम्हें पता है भूत नहीं होता, लेकिन हम हॉरर फिल्म देखने जा रहे हैं, बार बार जाते हैं इस बार को देखने के लिए। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं, कोलरिज फर्दर डिस्कस इन चैप्टर 14 द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको लिखने होंगे, और उस पर लॉन्ग क्वेश्चंस कम आते हैं। और लेकिन विलिंग, ये आपका जो फैंसी एंड इमेजिनेशन है, इसके बीच में कंपैरिजन, और प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी बीच इमेजिनेशन का एक्सप्लेनेशन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो एक क्वेश्चन आप इसमें से ज़रूर आएगा, आप तैयार करके जाइएगा। एमए में मेरे ख्याल से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप पढ़ के जाइएगा। अब वो बात करते हैं कोलरिज फैंसी की। तो फैंसी क्या है? इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। और दो चीज़ें याद रखिएगा क्रिटिसिज्म जब भी आप लिखने जाएं, तो यू शुड हैव द रियल टेक्स्ट ऑल्सो। आप जब लिखें तो अपनी मर्जी का मत लिखिए, अपनी मर्जी से एक्सप्लेन ज़रूर करिए, बट अपनी मर्जी के वर्ड्स मत यूज़ करिए कि फैंसी है तो फैंसी मतलब फैंटेसी नहीं। आपको जो पता है वो नहीं है एक्चुअली लिटरेचर हमारा। हमारे लिटरेचर के जो क्रिटिसिज्म का टेक्स्ट है या वर्ड्स हैं, वो एक्चुअली वो नहीं मीन करते जो आप उनके वर्ड सजेस्ट कर रहे होते। इसलिए फैंसी को फैंटेसी से मत एक्सप्लेन करके आइएगा, और रियल टेक्स्ट ज़रूर पढ़ेंगे, रियल वर्ड्स ज़रूर लिखे होने चाहिए। मैं यहाँ पे नोट्स अभी थोड़े से ऊपर डाल दूँगी, और फिर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं मैं ग्रुप में डाल रही हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ईजीएस्ट है मेरे लेक्चर्स, ईजीएस्ट इसलिए होंगे कि बहुत सिंपल से ऐसे ही आपको वेग से एग्जाम्पल्स होंगे, जस्ट बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि आप वही कंसेप्ट लिख के आए और वही आपका रियल आंसर है। आपका रियल आंसर के लिए आपको अच्छा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में मेरा समझाया हुआ आप लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन आप रियल टेक्स्ट ज़रूर लिख के आएंगे, तभी आपको क्रिटिसिज्म में मार्क्स मिलेगा।
कीवर्ड्स होने चाहिए आपके। तो पहला हो गया आपका अकॉर्डिंग टू कूलरिज फैंसी इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। अब आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, इट इज़ नॉट क्रिएटिव प्रोसेस, इट इज़ ओनली अ कोलाज ऑफ मेमोरीज द inferior to imagination. It deals with the things that have fixities and definities. Fancy is not a creative power at all. It only combines what is perceived into beautiful shapes. बट लाइक इमेजिनेशन इट डज नॉट फ्यूज एंड यूनिफाई। अच्छा, अब आपको मैं बताऊँ, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, केमिकल नहीं है। मैकेनिकल क्या हो गया कि इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस। जैसे आप एक सोच है, क्रिएटिव चीज़ है, इट इज़ ओनली अ कोलाज ऑफ मेमोरी। जैसे हमने अभी देखा कुछ, तो हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि हम राजस्थान घूमने जाएंगे। तो राजस्थान घूमने जाएंगे तो मेरे दिमाग में एक मीनार आ गई, एक वहाँ का हवा महल आ गया, वहाँ की पहाड़ियाँ आ गई, जोधा का वो आ गया, क्या कहते हैं, घर आ गया, महल आ गया, वॉटेवर, और कुछ पिक्चर्स आ गई मेरे दिमाग में। वो कोलाज की तरह हमारे दिमाग में चिपक गई, और वो एक्चुअली वो नहीं है, वो एक्चुअली उसमें हमने कुछ क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ पिक्चर्स का कोलाज बना दिया अपनी मेमोरी में आ गई, वो कोलाज की तरह मेमोरी में आ गई। ये फैंसी है, ये इन्फीरियर है इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन क्या होता है वो दो टाइप के भी आगे बताती हूँ मैं आपको। ये फैंसी है, ये हमारा जस्ट मेमोरी, कोलाज ऑफ मेमोरीज है, जस्ट कोलाज ऑफ मेमोरी, इट इज़ ओनली कोलाज। ये मैकेनिकल, कभी भी हम चाहेंगे हम जोधा के अकबर के किले को कहीं और हटा देंगे, कभी हम चाहेंगे वो जो बड़ी हवा महल हमने देखा वो कहीं और हटा देंगे, कभी भी चाहेंगे हम अपना ट्रेन से जाने वाली यात्रा को कहीं और हटा देंगे। हमने फैंसी में फैंटेसाइज किया कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या, हमें ट्रेन देखी, सोचा ट्रेन, फिर हमें वो महल दिखाई दिया, राजस्थान दिखाई दिया, वहाँ डेजर्ट दिखाई दिए, कुछ चूड़े और कुछ लहंगे पहनी हुई गर्ल्स दिखाई दी, कुछ साड़ी और इन सब के कलर्स दिखाई दिए, सोचा हमने, और उसके बाद हमने उन सब का एक कोलाज बना लिया। राजस्थान इज़ अ पिक्चर ऑफ ऑल दिस फॉर मी, बट राजस्थान का विजिट, बट ये एक्चुअली कोई क्रिएटिव चीज़ नहीं है। क्रिएटिव चीज़ क्या है? इमेजिनेशन है। तो अब ये डील्स विद द थिंग्स दैट हैव फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। में फिक्स चीज़ें हैं, हवा महल है, फिक्स है, और डेफिनिटीज जो हैं उनके बारे में बात हो रही। फैंसी इज़ नॉट अ क्रिएटिव पावर एट ऑल। फैंसी जो है वो क्रिएटिव प्रोसेस तो है मगर क्रिएटिव पावर नहीं है। क्रिएटिव प्रोसेस इसलिए कि हमने ये सारी पिक्चर्स को कलेक्ट तो किया, मगर इसको हमने कोलाज की तरह बना दिया, इनको मिक्स करके एक नई पिक्चर नहीं बना ली। मगर क्रिएटिव पावर क्यों नहीं है? क्रिएटिव पावर तब होती है जब हमने इन सब पिक्चरों को मिक्स करके एक पोएट्री तैयार कर दी होती है। उसके बारे में हमारा अपना क्या सोचना है, हमारी अपनी क्या राय है, हमने उसको देख के खुद क्या फील किया, उसको हमने मिलाया होता और राजस्थान के ऊपर एक पोएट्री लिख दी होती, तो हमारी वो एक क्रिएटिव पावर होती। मगर हमने सिर्फ कोलाज बनाया, हमारे दिमाग में सिर्फ घूमना है वहाँ के लिए, तो वो हमारी एक कोलाज ऑफ मेमोरीज है, तो इसलिए वो हमारा फैंसी है। इट इज़ ओनली कंबाइंड बट वॉट इज़ परसीव इट ब्यूटिफुल शेप्स, बट लाइक इमेजिनेशन डज नॉट फ्यूज एंड यूनिफाई। इमेजिनेशन क्या होता है? उसमें हम फ्यूज एंड यूनिफाई करते हैं, मैं आगे बताऊंगी, मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता रही हूँ शायद, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो इमेजिनेशन में हम फ्यूज़ एंड यूनिफाई करते हैं, उनको डिफ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, लेकिन हम फैंसी में सिर्फ कोलाज बनाते हैं, इतना याद रखना। द डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन अ मैकेनिकल मिक्सचर एंड अ केमिकल कंपाउंड। इट इज़ अ मैकेनिकल मिक्सचर, अ नंबर ऑफ ingredients are brought together, they are mixed up, but they doesn't lose their individual property. That is, एक मैकेनिकल कंपाउंड नहीं, मैकेनिकल आपका मिक्सचर और एक केमिकल कंपाउंड में क्या फ़र्क हो रहा है, जो साइंस वाले थोड़ा सा समझ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता ही देती हूँ। मैकेनिकल मिक्सचर में क्या होता है? नंबर ऑफ़ इंग्रेडिएंट्स में नंबर ऑफ़ चीज़ें जुड़ती हैं और वो मिक्स अप हो करके बस एक उसकी तरह रहती हैं, फॉर्म में रहती हैं। जैसे आपने एक बहुत ही वेग सा एग्जाम्पल बताऊँगी आपको, भेलपूरी क्या होती है। भेलपूरी क्या, थोड़ी सी परमल ले लिए, थोड़े से सब्जी ले ली, कोई मटर ले लिया, कुछ नमकीन ले लिए, मिक्स कर दिया उनको और वो हमने बना दिया। लेकिन आप कभी भी चाहेंगे तो इस मैकेनिकल मिक्सचर को कभी भी अलग अलग कर लेंगे। आप दालें अलग कर देंगे, मटर अलग कर देंगे, सब्जी अलग कर देंगे, परमल अलग कर देंगे, नमकीन अलग कर देंगे, फिर से वापस अपने फॉर्म में आ जाएंगे। मगर इसी का एक दूसरा डिश लेते हैं हम थोड़े से चावल ले लेंगे, थोड़े से दाल ले लेंगे और मिक्स करके हम इसकी खिचड़ी बना देंगे। क्या खिचड़ी को वापस आप उसकी अपनी आइडेंटिटी में बना सकते हैं? क्या आप उसका फिर से वापस चावल और फिर से उसका वापस दाल बना सकते हैं? आप कहेंगे मैम कितना वेग सा एग्जाम्पल दे रही है, लेकिन हाँ, ये वेग सा एग्जाम्पल है ताकि आपको याद रहे। हम बहुत नॉर्मल चीज़ों से ही, बहुत ऑर्डनरी से ही बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बातें करके आपको बड़े बड़े बॉम्बेस्टिक वर्ड डाल दें, हम आपको बड़े बड़े जार्गन्स यूज़ कर ले, दिस अंदार, तुम फिर कभी भी नहीं समझ पाओगे। तुम समझोगे तभी जब बहुत ईजी तरह से
मैं आपको समझाऊंगी। तो अगर आप मैकेनिकल मिक्सचर की बात करें तो आप एक नॉर्मल मिक्सचर ले लीजिए, अगर आप नमकीन जो आती है आपके, या भेलपूरी समझ लीजिए। और अगर आपका कंपाउंड केमिकल कंपाउंड की बात होती है तो आप समझ लिए खिचड़ी। तो दाल वगैरह चावल वगैरह सब उसी में, लेकिन खिचड़ी में आपने अपना केमिकल कंपाउंड में आपने उसने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी छोड़ दी है, और वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। दाल चावल है उसमें बट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। हम सेपरेट आइडेंटिटी की तरह उनको देखते हैं। अब चावल और दाल गल चुके हैं और सेपरेट आइडेंटिटी बना चुके हैं। तो जैसे कि अगर आप, जैसे एग्जांपल है, एक ब्यूटीफुल गर्ल है, सी है और फिश है, इस लैंडस्केप्स, इन सब को मिला के आप एक कोलाज बना सकते हैं। मगर अगर आपने इन सब को मिलाकर एक मरमेड बना दी तो फिर आप कभी भी मछली अलग कर सकते हैं और लड़की अलग कर सकते हैं। तो एक सोच है कि अगर आपने एक सी गर्ल देखी, एक ब्यूटीफुल गर्ल देखी, एक फ़िश देखी, एक सी देखी और एक लैंडस्केप देखा, इन सबको मिला के आप कोलाज बना सकते हैं। सबका कोलाज बन जाएगा आपकी मेमोरी में। मगर केमिकल तब हुआ, केमिकल कंपाउंड हुआ जब आपने उस मछली और उसको मिला करके एक कंपाउंड बना दिया, एक बड़ा मतलब उसको एक मरमेड बना दिया। तो मरमेड इज इमेजिन्ड एंड यू कैन नॉट मीन to make it a girl and a fish. So fancy is that creative, and it brings together the images that continue to retain their separate and individual property. So fancy is the absence of imagination, and it is just reconfining already distinguished or ideas. According to Coolidge, the definition is fancy on the contrary had no other counters to play with the fixities and definities. तो इसमें fixities और definities होना ज़रूरी है। द फैंसी इज इंडीड नो अदर देन अ मोड ऑफ मेमोरी emancipated from the order of time and space, like it is blended with the blended and modified by that empirical phenomenon of will which we express by the word choice. But is equally with the ordinary memory, the fancy must receive all its material ready made from the law of association. So ये आपका फैंसी का जो आपका टेक्स्ट में डेफिनेशन है वो भी पढ़ना ज़रूरी है और एक्सप्लेनेशन भी समझना ज़रूरी है। अब हम आएंगे डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, जो कि चैप्टर 13 में, एंड आई हैव टू बी वेरी क्विक, वेरी फास्ट बिकॉज ऑडियो बहुत बड़ा बन रहा है। सो डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन एक क्वेश्चन बनता है जो कि चैप्टर 13 में है बायोग्राफिया लिटरेरिया के। और इसमें आप ये समझिए कि प्राइमरी इमेजिनेशन जो होती है वो ना पावर ऑफ रिसीविंग इंप्रेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू सेंसेस, or it is perceived as the object of sense both in their part and as a whole. The primary imagination is universal and it is possessed by all. It is involuntary perception of the outer world followed by the spontaneous act of the mind. तो मोटा मोटा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होता है? प्राइमरी इमेजिनेशन वो होता है जो हम जब चीज़ों को देखते हैं तो हमारी जो फर्स्ट थॉट आती है, जो हमारी चीज़ों को देखने के बाद थॉट आती है, वो होती है प्राइमरी इमेजिनेशन। जैसे कि आपको मैं बोलूँ, अगर आपने अचानक से जस्ट मतलब आप दिमाग में लगा लो, अगर आपने एक स्नेक देखा, आप गए आपने एक स्नेक देखा, तो यू सी इट एज अ जस्ट एन एनिमल। बट अगर आपने स्नेक को देखकर ये फील किया कि इसमें नॉलेज ऐड करी ये ख़तरनाक होता है, ये ऐसे रेंग रहा है, ये आ जाएगा हमें कचड़ जाएगा, इसके अंदर जहर होता है, ये एक हार्मफुल एनिमल है, तब वो सेकेंडरी इमेजिनेशन है। तो जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है वो सबके पास होती है। कोई भी अगर एक एनिमल देखेगा, स्नेक देखेगा, तो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ ये एक एनिमल है, एक इंसेक्ट है या कुछ भी है, ये एक एनिमल है। उसकी स्नेक को देखने के बाद जो इमेज बनेगी माइंड में वो यही होगी। और सबको ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्नेक को देखेगा और उसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कुछ चीज़ है। ऐसा सबके सेंसेस काम करेंगे और सब ये जानेंगे कि ये स्नेक है, बट वो एक हार्मफुल स्नेक है या फिर वो हार्मफुल नहीं है, ये आपके एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन का काम है। तो प्राइमरी इमेजिनेशन जो होती है वो कॉमन टू ऑल होती है, वो सबके अंदर, सबके दिमाग में वही बात होती है। मगर जो सेकेंडरी, और इसके लिए कहा गया कि अगर डेफिनेशन देखें आप कोलरिज द्वारा प्राइमरी इमेजिनेशन की, तो इस है वो है इट्स होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। कोई भी इंसान देखेगा तो उसे वो दिखाई देगा। जो चीज़ हम पहली नज़र में देखकर उसके बारे में देख के समझते, जैसे आपने मुझे देखा तो आप पहली नज़र में देख के कहेंगे एक वुमन है, एक लड़की। अगर हमने कुछ ऐसा कर रखा होगा कि तो आपको दिख जाएगा कि ये टीचर है। मगर जब आप उसकी सेकेंडरी इमेजिनेशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, जब मैं आपको पढ़ाते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक टीचर है। या आपकी प्री नॉलेज जो आपको मेरे बारे में पता है कि हाँ भाई एक टीचर है, यहाँ पढ़ाती वहाँ पढ़ाती है, तो फिर आपको समझ में आएगा अच्छा ये एक टीचर है। बट अगर आप शकीबा को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि एक लेडी है, एक औरत है, एक लड़की है,
तो पहली बार आपको देख के मुझे जो फील होगा वो सभी को फील होगा। पहली बार देख के आप मुझे क्या समझेंगे, एक ह्यूमन समझेंगे, सबसे पहले एक लड़की समझेंगे। तो वो आपकी प्राइमरी इमेजिनेशन है जो सबके अंदर होती है। बट आप मेरे बारे में क्या परसीव करेंगे, आपका माइंड क्या रिसीव करेगा, क्या इंप्रेशन रिसीव करेगा, वॉलेंट्री आप मेरे बारे में क्या समझेंगे, तो वो आपका सेकेंडरी है। तो व्हेन ह्यूमन माइंड रिसीव इंप्रेशन इनवॉलेंट्री एंड अनकॉन्शियसली देन इट इज़ प्राइमरी इमेजिनेशन, एंड व्हेन सेकेंडरी इमेजिनेशन रिक्वायर्स कॉन्शियसनेस एंड सो इट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल पोएटिक एक्टिविटीज़। पहली बार देखकर तो हमें प्राइमरी इमेजिनेशन से पता चल जाएगा कि ये लड़की है, मगर आप मुझे सुंदर या बदसूरत या मोटा या पतला या काला या गोरा या जैसा भी, अगर काला गोरा तो नहीं या मोटा पतला भी नहीं, लेकिन अगर वो तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए, लेकिन अच्छी टीचर, बुरी टीचर, गंदा पढ़ाने वाली, अच्छा पढ़ाने वाली, तब देखेंगे जब आप कॉन्शियसली मुझे इवैल्यूएट करेंगे। सो इट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल पोएटिक एक्टिविटीज़। तो अगर पोएट्री लिखने वाला कभी भी किसी चीज़ को सिर्फ प्राइमरी नज़रिए से देखे, सरसरी नज़रिए से देखे, ईजिली नज़रिए से देखे, पहली सोच से देखे, तो वो कुछ नहीं लिख पाएगा। लेकिन अगर वो दूसरी नज़र से देखेगा, सेकेंडरी इमेजिनेशन से देखेगा, तभी वो उसको एक फूल को एक फूल ना देख करके एक मान लो एक डैफोडिल्स को वो डांसिंग भी देख सकेगा और गोल्डन शीट्स ऑफ सन भी देख सकेगा। वो उसको सूरज की तरह देख सकेगा, सूरजमुखी की तरह देख सकेगा। सूरजमुखी जो फ्लावर का नाम पड़ा वो पहले फूल ही तो कहला सकता था, लेकिन वो सूरज की तरफ देख रहा है, उसका मुख जो है सूरज की तरफ है। ये फील करने के बाद उसका नाम सूरजमुखी पड़ता है। ये एक पोएटिक सेंस वाला या रूट कॉज ऑफ जिसका पोएट्री है, वही सेकेंडरी इमेजिनेशन है, वही बता सकता है। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और मेरी छोटी सी कोशिश सफल हुई हो। आई होप आपको समझ में आया, आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। सो एक चीज़ और कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। फैंसी जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, नॉट क्रिएटिव है, लाइक अ